हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाली है, जैसे कि आज संडे है एंड संडे को मैंने आपके स्केड्यूल में लिखा था कि हम PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे संडे को। तो आज जो मैं कराने वाली हूँ वो आपका केमिस्ट्री 133 का लास्ट पेपर कराऊंगी। इससे पहले मैंने 2 पेपर आई थिंक करा चुकी हूँ मैं आपको, एंड ये आपका तीसरा पेपर है जो जून 24 का, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग मुझे बताना कि मैं कौन से पेपर कराऊँ। तो PYQs में मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ, जहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस यही करना है यार, सब्सक्राइब एंड इसके अलावा शेयर करना है दोस्तों में जो आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जिनका पेपर नहीं निकलता है। जैसे कि केमिस्ट्री जो है सबके लिए हुआ होती है एंड उसके अलावा फिजिक्स भी। तो वन स्टॉप सोल्यूशन आप मेरे पास आपको मिल सकता है। और आपका आफ्टर 10 डेज़ जो है मैं स्टार्ट कर दूंगी नवंबर से पहले, मतलब कि नवंबर से 3-4 दिन पहले मैं सोच रही हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डिस्कशन होगा एकदम अच्छे से, 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगेंगे, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखिए और आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। बस आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, यानी कि लिखने में आप लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आपको आता ही होगा कि 2 पॉइंट को 5 नंबर में कैसे बनाऊँ, है ना। तो इस तरीके के लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो ये था आपका, ये थंबनेल है, मैंने इसलिए लगाया है ताकि थोड़ा सा अच्छा सा इंप्रेशन हो, ठीक है। तो ये आपका मांगने में मिला है मुझे क्वेश्चन पेपर, तो मांगने में तो ऐसे ही मिला है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको पार्ट ए में करना है ना, वो ये करना है कि आपके पास 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये 24 का है, जिसने मुझे दिया है ना PDF, उसने पहला वाला पेज नहीं दिया, ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती, तो उसने दिया तो है यार, ठीक है। बहुत ही मांगने पर मिला है मुझे क्वेश्चन पेपर आपका, एंड देन फिर मैं आपका सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 1 से 7 तक के क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। जैसे कि आपको इससे पहले मैंने PYQ सीरीज़ में कराए हैं, तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है। फर्स्ट ईयर का कोड है, इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ कि कुछ लोगों के पास ये सेकेंड ईयर में किसी की बैक आई होगी, तो कोई ना कोई किसी ने डर के मारे नहीं दिया होगा केमिस्ट्री का पेपर। और जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए, ताकि वो पहली बार अगर वीडियो देख रहे तो उनको भी समझ में आ जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती, क्या इंस्ट्रक्शन होती है। तो आपके पेपर 2 पार्ट में होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। पार्ट ए में आपके 7 क्वेश्चन है, टोटल पेपर में आपके 14 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वो आपका पार्ट 1 कर रहे हैं, मतलब पार्ट ए कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट ए में मैंने जैसे कि आपको बताया 1 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं, पर मैं पेपर सॉल्यूशन करा रही हूँ, इसका मतलब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पे चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, जो आपको पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल से पहला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लिख के ले लो, बांध के ले लो, साइन करके ले लो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वहाँ पे उसका ए पार्ट है, जहाँ पे आपको पता करना है कि व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको रट जाना चाहिए कि इंटेंसिव वेरिएबल्स होते क्या एक्चुअली, है ना। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, और फिर आपको 3-4 ऐसे दे रखा होगा 1 2 3 करके, कौन सा उसमें से इंटेंसिव वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको देखो 2 दे रखा है, एक दे रखा है आपको एनर्जी और दूसरी आपको दे रखी है डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन के पास। तो सॉल्यूशन के लिए मैं लाती हूँ एक पिंकी और दूसरी लाती हूँ मैं वाइटी, ठीक है। पिंकी पिंक कलर की है, वाइटी वाइट कलर की है। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन नंबर 1 पे। तो सॉल्यूशन 1 पे चलेंगे। हमारे पास पूरा क्वेश्चन पेपर के बाद मैंने सॉल्यूशन बनाया है, ये पिंकी कलर के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको इसकी PDF चाहिए अगर, तो PDF इज़ पेड यार दोस्तों, थोड़ा सा मुझे भी कमाना है, तो PDF जो होता है वो आपकी पेड है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं @Miss मेडिको नाम है मेरा, ठीक है, Miss Medico 170, ठीक है। ये आपका 170, इस पर आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पे। देन मैं आपको वहाँ पे आपको PDF पेड, यानी कि बहुत ही सस्ते पैसों में आपको मैं दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको PDF नहीं भी चाहिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, जोक्स अपार्ट। एंड उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, पार्ट ए पे। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिव वेरिएबल होते क्या हैं, तो हमें उसका डेफिनेशन देना होगा। उसके बाद जो आपको 2 पार्ट दिए है ना, कि एनर्जी एंड डेंसिटी में से कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है। तो पार्ट ए का
इंटेंसिव वेरिएबल्स आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि अमाउंट ऑफ द मैटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करती। यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं मैटर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। जो नहीं करते वो आपके इंटेंसिव है, जो करते हैं वो आपके एक्सटेंसिव, ठीक है। कोई भी सिस्टम में अमाउंट ऑफ मैटर कितना है उस पर अगर डिपेंड कर रहा है तो आपका इंटेंसिव वेरिएबल नहीं हो, ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। और जो डिपेंड करता है वो आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। तो इंटेंसिव जो डिपेंड ना करे और एक्सटेंसिव जो डिपेंड करे। तो एनर्जी आपकी इंटेंसिव वेरिएबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी आपकी इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है, डेंसिटी इंटेंसिव वेरिएबल है क्योंकि रिमेन्स कांस्टेंट होता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे वो आपकी इंटेंसिव वेरिएबल है। देन उसके बाद चलते हैं हम पार्ट बी पे। तो बी पे चलते हैं इसके हम पार्ट पे, तो आ जाओ। पार्ट बी है आपका, यहाँ पे देखना है आपको। सेम क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है और पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है कि पहला जो है वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव वेरिएबल से आते हैं और दूसरा जो है वो आपका इसमें से आएगा मोल ऑफ द गैस से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल आपको आइडियल गैस दिया हुआ है, तो जो आपको चीज़ें गिवन होती है उसको लिख लिया करो। तो आपका n से हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 मोल दिया हुआ है, तो मैंने लिखा n = 1 मोल, ठीक है। आइडियल गैस से एक्सपेंड हो रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री से लेकर के, ठीक है, 25 डिग्री आपका कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है। वॉल्यूम भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं 2 वॉल्यूम की बात करूँ, यानी कि एक वॉल्यूम V1 होगा जिसको मैंने 10 डेसीमीटर क्यूब बोल दिया, और वॉल्यूम 2 जो है उसको क्या लिख दूंगी मैं, 20 डेसीमीटर क्यूब। फिर इसने बोला कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है। अब मैंने गिवन सारा लिख लिया, हमें करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, सराउंडिंग्स पे लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बाय द गैस, ऑन द गैस, ठीक है, क्या होता है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे बताना है कितने अमाउंट ऑफ वर्क लग रहा है। तो चलो हम पिंकी के पास चलते हैं, वो हमें सोल्यूशन देगी। आ जाओ पिंकी। तो यहाँ पर है आपका पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी में करते हैं। तो देखिए पार्ट बी में क्या है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस उसने बोला, यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो वो आपका प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, ठीक है। तो चलिए हम, पिंकी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है तो पिंकी को सब वेलकम करेंगे, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बाय एन आइडियल गैस के लिए, तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है W = -nRT नेचुरल लॉग V2/V1। ये क्वेश्चन हर पेपर में देखोगे आप, और ये फॉर्मूला हर पेपर में देखोगे। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास आ जाता है -nRT नेचुरल लॉग V2/V1। तो n क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, r क्या है आपका नेचुरल गैस कांस्टेंट, t क्या है आपका टेम्परेचर, और नेचुरल लॉग लगाना है आपको वॉल्यूम 2 वाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 वाला। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पेपर में लिखोगे तो फिर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश के मारे फूले नहीं समाएगा। तो n से आपका नंबर ऑफ मोल्स है, r आपका गैस कांस्टेंट है, t आपका टेम्परेचर है, v1 आपका इनिशियल वॉल्यूम, v2 आपका फाइनल वॉल्यूम। अब सारी की सारी चीज़ें आप अपने फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। n आपको 1 मोल दिया हुआ है, मैंने पहले लिखवाया था। t आपका क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज कीजिए। तो केल्विन में चेंज करने के लिए जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होता है उसमें से 273 आप ऐड कर दोगे तो आपका 298 केल्विन आ जाएगा। v1 आपको 10 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, v2 आपको 20 डेसीमीटर क्यूब दिया है। तो आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, तो जैसे कि आपको फॉर्मूला दिया था W = -nRT, ठीक है, नेचुरल लॉग V2/V1। तो यहाँ पे मेरे पास n कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस लगाऊंगी ना, माइनस है, n कितना है 1 है, r जो होता है वो आपका नेचुरल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, इनटू में टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन है। फिर मैंने लगाया नेचुरल लॉग, V2 मेरा कितना है 20/10, यानी यहाँ पे हो गया 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -8, ठीक है, 8.314 इंटू 298 और नेचुरल लॉग बनेगा आपका 2। तो नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू आपको याद होती है तो सही है, नहीं याद है तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो बुरी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा लर्न कर लेना, लॉग 10 तक तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1720 जूल। जूल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन अ सराउंडिंग इज हो जाएगा -1720। बाय द गैस होता है तो नेगेटिव होता है, अगर ऑन द गैस होता है तो पॉजिटिव होता है। और जैसे कि हमारा
माइनस लगा हुआ है पहले फॉर्मूले में ही, तो वैसे भी नेगेटिव आना ही आना है। सो इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो मुझे लाइव नहीं आता है, ठीक है, कि हम कैसे लाइव आते हैं, वरना मैं लाइव भी आपको पढ़ा सकती हूँ, पर मुझे आता नहीं है। किसी को आता है तो मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पे बता सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मैं काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, आभारी रहूँगी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं यार। इसको स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है ना, तो मैं पोज कर सकती हूँ यार, दिमाग नहीं है का। चलो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, गिव द थर्मोडाइनमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। पहले तो बताओ एंट्रोपी होता क्या है ना, फिर बताओ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपको करना है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी ने अगर वो सीरीज़ देखी है जहाँ पे मैंने डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया है, पूरी बुक वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उसको देखा होगा तो उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे कि थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी क्या होती है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है ना, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन क्या होता है। आइडियल गैस के लिए आपको एक्सपेंशन दिया होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर इस पिंकी के पास चलेंगे ना यार, वन स्टॉप सॉल्यूशन पिंकी, कम ऑन पिंकी। तो पिंकी ने बुलाया और हम चले आए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, हमारे पास पिंकी है, ठीक है। तो पिंकी कहती है कि अर्ज किया है, द थर्मोडाइनमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी होती क्या है, जो डिसऑर्डर होते हैं ना, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर, सिस्टम में कितने डिसऑर्डर्स आ रहे हैं या कितनी रैंडमनेस आ रही है, उसको मेज़र करने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं थर्मोडाइनमिक में, वो एंट्रोपी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंट्रोपी क्या है, तो क्या होता है, मेजर ऑफ द एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। क्या, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, ये आपकी होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम ऐसे से डिनोट करते हैं। और चेंज की जहाँ मैं बात करती हूँ ना, डेल्टा लगा दो, चेंज एंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, जहाँ जहाँ चेंज की बात करो वो डेल्टा वी हो जाता है। डेल्टा एस क्या आपकी चेंज इन एंट्रोपी। तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हो ना एंट्रोपी चेंज के लिए ऑफ एन आइडियल गैस, तो वो होता है डेल्टा एस, ये आपका फॉर्मूला ही पूछ रहा है डायरेक्ट, वो होता है नेचुरल लॉग एन आर नेचुरल लॉग V2/V1। सिंपल, माइनस नहीं लग रहा है, अगर माइनस एन आर टी लग जाता है तो आपका वर्क फंक्शन हो जाता है आइसोथर्मल के लिए, वो आपका लग जाता है वर्क के लिए। एंट्रोपी में क्या होता है, एन आर नेचुरल लॉग V2/V1। सेम है। मज़ा आया? चलो ठीक है, और मज़े ले लो फिर आप। चलो और क्वेश्चन से मज़े करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में, जहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए एवरीवन। सो द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ओह होए क्या बोल दिया, साइनामाइड इज नथिंग बट NH2CN विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, है, ठीक है, यानी +O2 लगा दो। इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर में, बॉम्ब लगे दी मैनू, है ना। डेल्टा U वाज फाउंड, ये आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज है। तो आपको क्वेश्चन में जो जो गिवन है लिख लेना। आपको मिला है -742.7 किलो जूल, ठीक है। टेम्परेचर आपका 290 केल्विन। आपको एंथैल्पी चेंज लिखना है। क्या लिखना है, एंथैल्पी चेंज। रिएक्शन भी दी हुई है यार, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगा रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर में लिखने से पहले सबसे पहले आप रिएक्शन लिख देना, फिर लिखना गिवन में डेल्टा U दे रखा है जितना आपको लिखना, टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, इंथैल्पी चेंज निकालनी है। तो इंथैल्पी चेंज को हम H से डिनोट करते हैं, अगर चेंज है तो डेल्टा H, और फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना, यानी ये निकालना है। एग्जामिनर इतने में खुश होकर ना 1 नंबर दे के ही जाएगा आपको, वैट है ना, आधा तो दे देगा, ठीक है। अगर मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो मैं 1 नंबर दे जाऊंगी, पर मैं नहीं होंगी ना वहाँ पे, है ना, तो दुख की बात है, मुझे होना चाहिए था। तो चलिए, तो आधे नंबर आपको दे जाएगा। इतना लिखने के बाद अब आप फॉर्मूला लिखेंगे किसका, एंथैल्पी चेंज का। तो चलो पिंकी की मदद लेनी पड़ेगी ना हमको। चलो पिंकी आ गई पिंकी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। तो देखो, इंथैल्पी चेंज को हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले से। तो जहाँ जहाँ आपको रिएक्शन दिया होगा ना, तो इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला ये होगा आपके पास। इंथैल्पी चेंज इज नथिंग बट डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है, डेल्टा NGRT। ये NGRT, डेल्टा H क्या है आपका इंथैल्पी चेंज, डेल्टा U क्या है आपकी एनर्जी जो आपको दी हुई है, इंटरनल एनर्जी। डेल्टा NG जो होता है ना, डेल्टा NG, डेल्टा के ऊपर डेल्टा के ऊपर NG, ठीक है, NG। और RT तो आपको पता है कि R क्या है आपका गैस कॉन्स्टेंट, T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। डेल्टा NG कैसे निकालोगे आप, जब आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई होती है, ठीक है,
जब आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई होती है तो आपको देखना होता है कि कितने गैशियस मोल होते हैं, ठीक है, कितने गैशियस मोल। आपका ये गैस जो लगा होता है ना, गैस, वो गैस नहीं जो आपके घर में वो गैस नहीं है जो आपके पेट में बनती है, ठीक है, ये दूसरी गैस है ना। तो ये गैस जो है, गैस कांस्टेंट को माइनस करते हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी डेल्टा एन जी। आप देखोगे कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, माइनस करोगे आप प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है एक्चुअली, प्रोडक्ट में से कितने माइनस करोगे, है ना। चलो प्रोडक्ट में देखोगे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, तो यहाँ पे देखो एन एक, ठीक है, ये भी एक, ठीक है, ये भी एक, है ना, 1 2 3, 1 मोल है। देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम मोल की बात करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस पे भी नहीं है 1 है, इस पे भी नहीं है 1 है। मान लो यहाँ 2 होता तो हम 2 ले लेते। तो हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो प्रोडक्ट में इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो देखो 1 1 1 तीनों, माइनस इसके पास कितना है 3/2 और इसके पास कितना है 1। तो आप देखो, आप बोलोगे कि 1 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको सॉलिड वाले जहाँ जहाँ सॉलिड होगा उसको आप नेग्लिजिबल करते हो, ठीक है, उसको आप नहीं ना रिएक्ट कराते। तो अगर यहाँ पे मैंने NH2CN के लिए 1 लिखा होता तो मैं लिखती, ठीक है, अगर ये गैसियस होता या लिक्विड होता, पर ये आपका क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का हम नहीं लिखते, तो इसीलिए -3/2। तो आप जब इसको 1 + 1 + 3 -3/2 लिखेंगे तो एलसीएम ले लो 2 और 2 के टेबल, 2 3 6 -3, ठीक है। क्या लिख रही हूँ, सही लिख रही हूँ क्या, चलो चलो, यहाँ पे ये 3 हो गया, -3/2 करना है, 3 में से 3 माइनस करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 ले लूँगी, 2 2 3 6 3, 6 में से 3 गया 3/2, 1/2 क्यों आ रहा है बे, सॉरी मैं ही कन्फ्यूज हो गई गाइज। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो 1/2 हाफ मोल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको पता चल गया डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, हाफ, और फिर आपको पता चल गया यू की वैल्यू गिवन है, और फिर आप निकाल लोगे आराम से क्या, डेल्टा एच निकाल लोगे। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था आपके पास, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। आर की वैल्यू आपको पता ही है, टी की वैल्यू भी आपको पता है। आर की वैल्यू 8.314 होता है, टी आपका टेम्परेचर जो कि 298 केल्विन है। तो आप सब्सटीट्यूट कर दो, डेल्टा यू आपको दिया हुआ है -7.4, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस डेल्टा एन जी की जगह मेरा हाफ मोल आ गया, आर की जगह मेरा 8.314 आ गया देखो, और टेम्परेचर की जगह मेरा 298 केल्विन आ गया। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -741.1 जूल पर मोल। यह आपका इंथैल्पी चेंज हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। सो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन होगा मुझे बता देना, देन हम बात कर लेंगे, कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी ना समझ में आए, जो भी मेरे से पूछना हो पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए सो जोक्स अपार्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में देखो, व्हाट इज स्पॉन्टिनिटी। स्पॉन्टिनिटी होता क्या है, फिर आपको बताना है कि स्पॉन्टिनिटी के लिए क्राइटेरिया होता है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी के टर्म्स में और गिब्स फ्री के टर्म्स में। तो हम यहाँ पे देखेंगे एंट्रोपी और गिब्स फ्री के टर्म में स्पॉन्टिनिटी ऑफ द रिएक्शन होती क्या है। तो पिंकी को फिर से बुलाएंगे, आओ मेरी पिंकी। चलो कहाँ पे आ गए यार, क्वेश्चन 5 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है ना हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में बोलता है स्पॉन्टिनिटी होता क्या, पहले तो बताओ। आपकी स्पॉन्टिनिटी का मतलब होता है कि ऐसी टेंडेंसी टू अकर विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी कि ऐसी रिएक्शन हो जाए जिसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करना पड़े, एक्सटर्नल इंटरवेंशन अप्लाई ना करना पड़े, एक्सटर्नल कुछ चीज़ हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो प्रोसेस अपने आप हो पा रही है, तो उसको स्पॉन्टिनिटी कहते हैं। क्राइटेरिया की अगर बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, तो एंट्रोपी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, टोटल एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव, या फिर मैं डेल्टा एस को पॉजिटिव लिखूं, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं कि डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी जो होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टिनिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए। तो या तो मैं इसको डेल्टा जी लेस देन 0 लिखूं, या फिर मैं डेल्टा जी को नेगेटिव लिख दूं। ये आपका स्पॉन्टिनिटी रिएक्शन के लिए होता है, यानी कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा, जब आपका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बस इतनी सी बात पूछी थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन पे, यानी इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, 3 के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ओके सो तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट देखिए, बी पार्ट है द मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मोनो एटॉमिक नोबल गैस, ठीक है।
इज फाउंड टू बी, आपको मोलर इंथैल्पी दे रखी है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी 1.3 किलो जूल दे रखा है। इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गैस, अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -190 डिग्री सेल्सियस है तो आपको मोलर एंट्रोपी फ्यूजन निकालना है। तो आप डेल्टा एच फ्यूजन यानी कि इंथैल्पी फ्यूजन दे रखा है आपको, तो एंट्रोपी फ्यूजन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पिंकी को बुलाएंगे, पिंकी बुलाएगी, हम चले आएंगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे जाना है हमको, ठीक है। सॉरी एवरीवन, चलिए। तो मोलर, आ जाओ जी, कैसे निकालोगे आप, किस तरीके से क्या निकालोगे यार, आंसर, ठीक है। चलिए, तो द मोलर एंट्रोपी ऑफ अ फ्यूजन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन हम रिलेशन, ओ माय गॉड, रिलेशन की बात दिल में दर्द हो जाता है यार, प्लीज़ चलो चलो चलो, ठीक है। तो डेल्टा एस फ्यूजन दैट इज क्या, एंट्रोपी एंथैल्पी, एंट्रोपी याद रखना, जिसने मेरे लेक्चर्स लिए हैं उसको पता होगा एस क्या है, एंट्रोपी एंथैल्पी। एंथैल्पी आपका एच होता है, एंट्रोपी आपका एस होता है। तो डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एंथैल्पी फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, वो भी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। टी एम का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन, केल्विन में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, टी एम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, केल्विन में होना चाहिए, डेल्टा एच कैसे निकालोगे, तो आप सब सब्सटीट्यूट कर दो। डेल्टा एच आपको दिया हुआ है 1.3 kg मोल, ठीक है, 1.3 kg मोल। देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है यार, नीट वाले ऐसे क्वेश्चन देने लग गए ना तो भाई 720 नंबर मेरे ही आने थे। चलिए चलिए, तो 1.3 आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होता, तो आप इसको केल्विन में चेंज करो, -190 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बोला था कि आप 273 ऐड कर दिया करो, ठीक है, 190 डिग्री सेल्सियस में 3 7 और 9 कितना होता है यार, 9 और 7 16 होते हैं ना, 2 3 और 1 4, 463। जहाँ पे आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये माइनस में है यार, ठीक है, माइनस में, तो 83 के हो जाएगा, ठीक है। तो 1300 यानी इसको हमने किलो जूल में चेंज कर दिया, किलो जूल को मैंने क्या कर दिया है, जूल मोल में कर दिया है, ठीक है। तो जूल मोल में करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे किलो की जगह 1000 आ जाएगा, ठीक है, तभी ग्राम हो जाएगा ना उसमें जूल में। देन उसके बाद 1300 डिवाइडेड बाई 83, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 15.7 जूल पर मोल केल्विन। आप ये खुद कर करके देखना यार, किस तरीके से आप -190 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर मैं ये भी करवाने लग गई तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं करा नहीं सकती हूँ एवरीवन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रही हूँ, कैलकुलेशन करना आपके ऊपर है, आप कैलकुलेट कीजिए, आप सारी चीज़ें करके देखिए, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है, PDF खरीदोगे यार तो मेरा भला हो जाएगा, नहीं खरीदोगे तो भला नहीं होगा यार, पर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। अगर इतना भला कर दोगे तो मेरी मेहनत मुझे लगेगी कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ फल मिल रहा है। अगर मैं अपना इनपुट दे रही हूँ तो मुझे भी आउटपुट चाहिए, मुझे भी आउटपुट मंगता है ना। ओके चलिए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बातें ज़्यादा करती हूँ क्या मैं, चलिए यार बातें बंदाज से, चलो चलो चलो, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अब हमें कौन सा करना है, 4th करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है यार, क्या गिवन है यार, आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, तो प्लीज़ जो भी मैंने कराया है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अब मेरा दिल चाहने लगे कि मैं एग्ज़ाम देने लग जाऊँ, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2NO, आपके पास क्या है, NO 2 प्लस ऑक्सीजन प्लस 2NO2, आपको ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। जिसने इक्विलिब्रियम का लेक्चर मेरा लिया हुआ है ना, उसके लिए, जिसने भाई पूरे लेक्चर्स देख लिए, ये पेपर तो चुटकियों में सॉल्व करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पेपर्स आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएं, तो आप डायरेक्टली मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। नहीं है तो आप सिर्फ ये सीरीज़ देखिए, बहुत अच्छी बात है। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी ना, फिर तो आप हलवा की तरह उसको करते जाएंगे, ठीक है। यानी सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले हैं। तो मुझे फॉलो किया तो भाई क्या गम है। चलिए, तो हम यहाँ पे आपको पता है क्या लिखना है, आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम के इक्विलिब्रियम कहते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, आपको ना जो के इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, वो होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। जब आपकी रिएक्शन होगी यानी प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। तो अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में आपको लिखना है तो आप लिखोगे P फॉर पार्शियल प्रेशर। प्रोडक्ट में कौन है आपका, NO2, और जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर मोल भी हम इसे बोलते हैं, पहले आता है वो आपका पावर में चली जाती है, ठीक है। तो PnO2 डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट में आपका ये है तो मैं लिखूंगी PNO और इसकी पावर में कितना लगा दूँ 2, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे आप, दूसरा वाला प्लस में है तो ये आपका इनटू में रहेगा, ध्यान रखना, प्लस मत लगा देना। ऑक्सीजन है, इसकी कंसंट्रेशन आपके, ये आपकी पार्शियल प्रेशर है, इसीलिए P लिखेंगे, ठीक है। तो PO2 आपका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे छोड़ दोगे। दिस इज द एक्सप्रेशन, बस सिंपली आपको एक्सप्रेशन लिखना है। दूसरी चीज़, हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं, P नहीं लिखते हैं। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेम लिखेंगे, 2NO2 यानी NO2 और इसके ऊपर 2, ठीक है, NO2 और इसके ऊपर 2। यहाँ पे लिखोगे तो NO और कंसंट्रेशन के लिए वाला ब्रैकेट और उसके ऊपर 2, फिर आप लिखोगे प्लस नहीं लगाना, ऑक्सीजन और उसके ऊपर कुछ नहीं, ये आपका हो गया। बस ऐसा क्वेश्चन देगा यार, कितना ईजी है, आप भी सोच सकते हो। पिंकी से पूछ लेते हैं, चलो पिंकी क्या कहती है, वो तो मैंने बता दिया। आज पिंकी कहती है, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में PNO2 उसके ऊपर 2 डिवाइडेड PNO2 उसके ऊपर 2 और P ऑक्सीजन सेम लिखवाया मैंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के लिए ऐसे लिखते हैं, उसके ऊपर 2 डिवाइडेड बाय, ये जो इस तरीके से इसका मतलब डिवाइडेड है। पिंकी का कहने का मतलब है पिंकी बहुत डिजिटल हो रही है इसीलिए। तो NO2 यानी उसके ऊपर पावर 2 है और फिर O2, ठीक है, डन हो गया। पार्ट बी में क्या करना है यार, चलो पार्ट बी देखते हैं क्या करना है। पार्ट बी देखो, आपको 3 गैसेस दिए हुए हैं, ठीक है, फोर्थ का पार्ट बी की बात कर रही हूँ मैं। आपको 3 गैसेस दिए हुए हैं इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ 3 आइडल गैसेस A B C। 3 आइडल गैस दिए, A से आप B बना सकते हो प्लस C बना सकते हो, ठीक है, B C से A बना सकते हो, A से B, ये आपका इक्विलिब्रियम का साइन होता है, ठीक है। ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन, किससे मिला आपको, ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ A टू द एक्सटेंट ऑफ 20% आपका एक्सटेंड हुआ, डिसोसिएशन हो रहा है A का। टोटल प्रेशर जो लगा है ना वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। पार्शियल प्रेशर निकालना है आपको ABC का, यानी इंडिविजुअल टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर। जिसने लेक्चर देखा यार उसके लिए तो हलवा है क्वेश्चन यार, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम इसके आंसर पे चलते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। पिंकी कहती है, तो पिंकी ने अर्ज किया है लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे बोला है कि इनिशियल मोल्स ऑफ A, इनिशियल मोल जो है वो उसका 1 था, ठीक है। 20% ऑफ डिसोसिएशन होने के बाद इक्विलिब्रियम पे 0.8 बचा, ठीक है, 20% डिसोसिएशन हो गया, यानी जब मोल 1 था, मान लो आपके पास 100 मोल्स है, उसमें से 20% का डिसोसिएशन हो गया तो 80 मोल्स बचे, तो 20% को मैं 0.8 लिख दूंगी, ठीक है, 0.8 लिख दूंगी। उसके बाद हमने A का डिसोसिएशन हुआ था, यानी A से जो है हमने B बनाया, ठीक है, B और प्लस C। A का अगर 0.8 है यानी 100 में से 0.8 है तो बाकी का कितना होगा 0.2, इसका भी 0.2 जब डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो यहीं पर इसका भी मतलब यही था कि मोल्स ऑफ B एंड C जो है वो इक्वल टू 0.2 होगा। टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूँ तो 1.2 था, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो क्या होता है वो, पार्शियल प्रेशर अगर मैं एक गैस की बात करूँ तो उसका N, यानी कि मान लो मैंने I गैस यानी A गैस अगर ले लिया, ठीक है, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A के लिए निकाल रही हूँ तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लिखूंगी N ऑफ A, यानी मोल्स ऑफ A जो उसने गिवन है बल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है। टोटल मोल कैसे, जो आपका 0.2 था, ठीक है, जो आपने टोटल मोल्स यहाँ पे निकाले हुए हैं तो 1.2 टोटल मोल्स होंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस तो आपका इस तरीके से होगा, अगर मैंने A के लिए निकाला तो मैं Na लिखूंगी, यानी कि जो आपका मोल्स ऑफ A है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स NT इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो Ni क्या है, मोल्स ऑफ गैस I एंड टोटल प्रेशर हो गया P, टोटल प्रेशर हो गया, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो A के लिए, सेम फॉर्मूला लगेगा। A के लिए अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी मोल्स ऑफ A, तो मैंने आपको बताया था ना 0.8 है उसका मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना है 1.2, पार्शियल प्रेशर कितना दे रहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कैलकुलेट करोगे 0.67। B के लिए अगर निकालूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बस क्या चेंज हो जाएगा, P ऑफ B, ठीक है, P ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो B के लिए कितना मोल था 1.2 डिवाइड बाय टोटल मोल 1.2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.17 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम 0.17 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपके इस तरीके से सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन, तो आप लोग सॉल्व कर करके देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मैं अच्छे से डिटेल में करा रही हूँ तो आपको ये ना हो कि मैंने आपको अच्छे से नहीं कराया। तो फिफ्थ में देखिए, जब आपने 3-4 पेपर सॉल्व करोगे ना मेरे साथ तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, पैटर्न भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आपको ली चटेरियल प्रिंसिपल को स्टेट करना है, होता क्या है।
तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपकी कोई नहीं है, आपकी पड़ोस वाली आंटी है। मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि मुझे इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो और आपने बोला कि मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाना चाह रही हूँ, तो पड़ोस वाली आंटी आके बोलेगी, ली चैटलियर प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ भी काम करोगे ना उसको अपोज करना। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो आपकी पड़ोस वाली आंटी कुछ भी करना चाहते हो पर वो गिराने आ जाती है कि नहीं आपका बेटा ऐसा है, आपकी बेटी ऐसी है, ठीक है। तो वही है, जस्ट पड़ोस वाली आंटी को याद करना, ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी अपोज करने का काम जो करेगी वो ली चैटलियर प्रिंसिपल करेगा। फिर आपको क्वेश्चन इसको 2 में भी देख लेते हैं ना, फिर हम डायरेक्टली जाके दोनों पार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको बी में क्या करना है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, फिर आपको डायरेक्शन बताना है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो डायरेक्शन कहाँ से जाएगा, एक आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी ये वाली, एक होती है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे तो बैकवर्ड। जब आप प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो कहाँ जाएगी, जब आप HI को रिमूव कर दोगे, इसको H और I, ठीक, इसको रिमूव कर दोगे तो रिएक्शन में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो पिंकी के पास चलेंगे। सबसे पहले आपको 5th में कि ए पार्ट में बताना है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है एक्चुअली। तो इट इज सेड दैट, देखिए, इट इज सेड दैट ली चैटलियर प्रिंसिपल दैट इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम पर है और आप चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, टू अ चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन द सिस्टम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट द चेंज, यानी काउंटरैक्ट द चेंज का मतलब है अपोज। जो भी चेंजेस आएंगे आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो भी चेंजेस आएंगे उसका अपोज करने का काम आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल करती है, ठीक है। तो ये आपका स्टेट हो गया यानी कि डेफिनेशन। उसके बाद बी में देखो, आपके पास रिएक्शन दी हुई है, अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर आपने क्या किया, कम किया, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट डायरेक्शन दैट प्रोड्यूस हीट। तो आप यानी कि टेम्परेचर जब कम कर रहे हो, यानी आप तो टेम्परेचर कम कर रहे हो लेकिन ली चैटलियर प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, अपोज करना। तो जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा उस साइड जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे पता करोगे कि टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको ही पता करना पड़ेगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज हो रही हो, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है, हीट रिलीज होगा तो आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक। और अगर टेम्परेचर आपकी ज़्यादा हो रही तो आपकी एंडोथर्मिक है। एंडो का मतलब टेम्परेचर ऐड कर रहे हो, एक्सो का मतलब टेम्परेचर भगा रहे हो। तो टेम्परेचर भगा रहे हो का मतलब क्या है, टेम्परेचर का कम होना। तो कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। सिंस एक्सोथर्मस हीट रिलीज कर रही है तो टेम्परेचर जो होगा विल बी फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब प्रेशर की बात करो, ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहे हो अगर आप इस इक्विलिब्रियम में, तो देखो कहाँ पे जानी चाहिए, जहाँ पे डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कहाँ जाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया था, इधर कितना है, यहाँ पे 2 है, और इधर कितना है, इधर भी 2 है। पॉजिटिव का मतलब इससे आप पता कर सकते हो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है, I2, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी 2 है। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम डिक्रीज। तो सिंस देयर आर इक्वल नंबर ऑफ, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। इंक्रीज द प्रेशर विल नॉट शिफ्ट द डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों के दोनों तरफ क्या हो गए, दोनों नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन शिफ्ट नहीं करेगा। थर्ड में देखो, अगर आप HI को हटा देते हो, जब आप HI को हटा देते हो तो इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। तो कहाँ पे जाएगी, जहाँ पे मोर HI बनेंगे, जहाँ पे मोर HI बनेंगे, तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जहाँ पे मोर HI बनेंगे। अगर आप इन्हें HI को रिमूव कर दिया तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे ज़्यादा HI बन रहा होगा। तो ज़्यादा HI इधर बन रहा है, ठीक है, तो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिसको लेक्चर देखना है वो जा करके देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, थोड़ा, ठीक है, यानी ए पार्टी करेंगे आज हम इसका, क्योंकि यार, और होपफुली बीच में भी मैं अपलोड कर दूँ इसका, ठीक है, क्योंकि बात ये है ना कि ज़्यादा लंबा लेक्चर आप भी नहीं देख पाओगे और मेरे लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स वाई, है ना। व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, पर एग्जाम में मैं आपके 1-1 घंटे के लेक्चर बनाऊंगी, सो प्लीज़ 1 से 1.5 घंटे भी हो सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। बफर सॉल्यूशन pH को रेजिस्ट करता है, ये जैसे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल, आपका कोई भी चेंज आ जाए तो उसको रेजिस्ट करता है, इसी तरह बफर सॉल्यूशन भी pH को चेंज करने से रोकता है। कुछ भी डाल दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, सॉल्ट डाल दो, अगर रिएक्शन में चेंज आ रही है उसको रेजिस्ट करने का काम बफर सॉल्यूशन करता है, ठीक। ये और एग्जांपल आपको देना है, ब्लड आपका एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे, अभी पिंकी के पास चलेंगे, पर मैं क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ ताकि बार बार ना स्क्रॉल ना करना पड़े। बी को देखो क्या करना है, आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताना है। पीएच आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का, ठीक है। ये के आपको दिया हुआ है, यानी कि के आपका होता है CH3, ये आपका एसिटिक एसिड का दिया हुआ है। ए मतलब एसिड, बी मतलब के भी दिया होता है फॉर बेस, के फॉर एसिड, ठीक है। तो CH3COH का दिया होता है 1.8 इंटू 10⁻⁵ और पीएच आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर एक्वस। आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लिखना है, तो मैं बता देती हूँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे हैं हम? 6 पे है ना, हाँ ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है आपका? पीएच को चेंज करने को रेजिस्ट करता है। तो बफर सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, या फिर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को डाल दिया तो उसके पीएच में जो भी चेंज आना होगा ना उसको रेजिस्ट करने का काम करेगा। एग्जांपल के लिए आपका एक मिक्सचर है, एसिटिक एसिड को सोडियम एसिटेट में डाला, ठीक है, ये आपका एग्जांपल, या फिर ब्लड भी आपका एज अ बफर होता है, ठीक है। दूसरे में आपको करना है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालोगे आप वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है रूट में के जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाय सी इज कंसंट्रेशन, ठीक है, एसिड का कंसंट्रेशन। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो के आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, अल्फा आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। के आपको गिवन है 0.1 मोलर एक्वस के लिए, ठीक है। तो लेट मी चेक, दिस इज 0.1 मोलर एक्वस फॉर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आपकी। तो आपको क्या करना है, सिंपली बस फॉर्मूले में रख देना यार, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट में के डिवाइडेड बाय सी। तो के कितना है आपको अभी देखा आपने 1.8 इंटू 10⁻⁵, कंसंट्रेशन आपको 0.1 है। इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं भी कैलकुलेट करना आ रहा है डायरेक्टली छोड़ दोगे, ठीक है, आधे नंबर कटेंगे बस। सो पीएच की अगर मैं आप पीएच निकालो, अगर पीएच निकालोगे, अभी आपका सिर्फ अल्फा निकला है, ठीक है, आप पीएच निकालोगे। पीएच ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं पीएच इज इक्वल्स टू, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस होता है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज H प्लस, ठीक है। फॉर अ वीक एसिड के लिए H प्लस जो होता है ना आपका, अप्रोक्सीमेशन के लिए हम कर देते हैं उसको A इंटू सी, यानी जो आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है कंसंट्रेशन। तो आप H प्लस के लिए निकालोगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जितना आया है आपका इंटू कंसंट्रेशन 0.1, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 1.34 इंटू 10⁻³ दैट इज H प्लस, है ना, ये H प्लस है। तो अगर पीएच निकालोगे तो पीएच का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया कि होता है माइनस लॉग H प्लस। तो H प्लस आपका 1.3 10⁻³ होगा, माइनस लॉग लगाओगे तो लॉग की वैल्यू निकाल के फिर आपका 2.87 आता है। लॉग याद कर लेना, 1 से 10 तक मैंने आपको बता दिया है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। यार लाइव होता ना तो मैं आपसे पूछ सकती थी कि आपको पार्ट बी भी करना है या नहीं करना है ना, ये थोड़ी सी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताना है कि व्हाट वुड बी द नेचर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3 CH3C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, सोडियम एसिटेट, ठीक है। आपको बताना है इन दोनों में से ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, रीज़न भी बताना है क्यों है ऐसा, क्वालिटेटिव बेस पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सोडियम बेंजोएट है इज़ यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपको पीएच कैलकुलेट करना है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम बेंजोएट 298 और PKA इसका दिया हुआ है, ठीक है, PKA दिया हुआ है। तो आप PKA दिया हो तो पीएच कैसे निकालोगे वो आपको अभी मैं करके बताती हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन इसकी 0.01 दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम 7th का A करेंगे, देन उसके बाद 7th का B करेंगे, ठीक है, डन है, डन 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 डन। सो 7th का A, इसमें से आपको बताना है क्या है आखिर। तो NH4NO3, इसको देखने में आपको लग रहा होगा कि एक सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे बन रहा होगा, आपका वीक बेस है, NH4OH स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। हाइड्रोलिसिस में ये NH4 आयंस देगा पानी में, तो H प्लस आयंस दे रहा है। H प्लस आयन जो देता है उसको हम एसिडिक में कंसिडर करते हैं। ये भी आपका सॉल्ट है, आपको पता है किस किस से बना होगा, वीक एसिड से बना होगा और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका CH3C डबल बॉन्ड O माइनस वाले आयंस देगा पानी में, यानी कि ये OH माइनस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉल्ट वगैरह आपको ध्यान से करना है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो इसका बी पार्ट भी यही है, ठीक है, इसका बी पार्ट भी यही है, तो ये बी पार्ट है। तो आप लोग पिंकी को देखना ध्यान से, ठीक है, PDF में, सॉरी PDF चाहिए तो एवरीवन। सोडियम बेंजोएट C6H5C डबल बॉन्ड ONA, ये इसका फॉर्मूला होता है, या फिर आप बेंजीन बना दो C6H5 इसके ऊपर लगा दो C डबल बॉन्ड ONA इज द सॉल्ट ऑफ
ये भी आपका सॉल्ट होता है जहाँ पे Na और इस तरीके से लग जाते हैं ना, वो आपके सॉल्ट्स हो जाते हैं। वीक एसिड बेंजोइक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं pH की बात करूँ, कैलकुलेट करेंगे तो pH जो होता है ना, उसका फॉर्मूला एक और होता है इन pKa के टर्म्स में, pKa प्लस लॉग जो भी आपका A माइनस होगा डिवाइडेड बाय HA होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो pKa क्या होता है आपका, सॉरी फॉर दिस यार, हट ना जाए वरना एडिटिंग में टाइम लग जाएगा। pKa आपका होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। A जो होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक आयन, यानी आयन जो देगा उसका। HA जो होता है बेंजोइक एसिड का कंसंट्रेशन होता है। सिंस सोडियम बेंजोइट एक सॉल्ट है आपका, A माइनस का 0.01 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। और HA जो होता है उसको नेग्लेजिबल माना जाता है आपका सोडियम बेंजोइट के लिए, तो HA को नेग्लेजिबल करना है। pKa आपको गिवन है, तो pH के लिए क्या लिखोगे, pKa प्लस लॉग और H माइनस डिवाइडेड बाय HA। तो आपका जो A माइनस है वो 0.01 है, आपको गिवन है, बाई 0 ले लिया। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका 4 इसको लॉग बेस 10 हो जाएगा ये, है ना। 0.01 को करोगे तो 4.18 ही रहेगा सेम। तो यहाँ पे जो pH होगा आपका वो आएगा 0.01 मोल एक्वस सॉल्यूशन के लिए सोडियम बेंजोइट को आएगा 4.18, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो शायद मैं 20 मिनट में आपको कंप्लीट करा सकती हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर यार, क्योंकि बीच में आपका अटक जाता है ना, तो फिर एक हफ्ते बाद आपका मैं लेके आऊँगी। सो मैं सोच रही हूँ कंप्लीट करा देती हूँ। तो हम पार्ट A हमारा कंप्लीट हो चुका है, 7 के 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम, ये थोड़ा ईजी है ना। आपके नेक्स्ट होता है फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 8 से 14 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि 7 क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं 5, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो दिया हुआ है ना 8 के पार्ट में, आपको कंप्लीट करना है रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप बेंजीन को अगर रिएक्ट करते हो एल्काइल हैलाइड से, एनहाइड्रेट्स AlCl3, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एल्काइलेशन। तो आपका क्या बनेगा, ये आपका रीमन टीमन रिएक्शन है, ये आपका NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके बी पार्ट में देखो क्या करना है, फिर हम पिंकी के पास चलेंगे यार, इस वजह से मैं आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन करा दूँ। एंजाइम एंड नेचुरल सोर्स बताना है जो कि ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ सके, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 7th इज कंप्लीट 8। तो जो आपका रिएक्शन दिया हुआ था ना अभी जो आपने देखा, वो आपकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। सबसे पहले आपने अल्कोहल है, अच्छा सॉरी अल्कोहल था वो, तो वो CH3COCl से जब आप रिएक्ट कराओगे तो सिंपली आपका CH3 जो है ना और C डबल बॉन्ड हो CH2CH3 ऐड हो जाएगा, COCl बाहर HCl बाहर निकालोगे। इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करें, जब आपका अल्कोहल जो होता है एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो आपका एस्टर बनाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। दूसरी चीज़, जब आपने CH3NH2 क्लोरोफॉर्म से कराया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दिया था, रीमन टीमन दूसरा रिएक्शन होता है। NOH से रिएक्शन कराओगे तो आपका जो CH3 है और N होगा आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, NaCl और 2 वाटर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कार्बिलमीन रिएक्शन कहते हैं। तो आपके जो नेम रिएक्शन है वहीं से आपके कंप्लीट करने को आता है रिएक्शन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें आइसोसाइनाइड्स बनाने होता है। तीसरी रिएक्शन जो होती है आपकी डायऑक्सिटाइजेशन है। यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसमें जब आप CH3CH2NH2 से रिएक्ट कराते हो Na, Na2 और HCl की हेल्प से, तो आपका अल्कोहल बनता है CH3CH2OH, और N2 अलग, NaCl अलग, वाटर अलग। इस रिएक्शन को हम डायऑक्सिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी अमीन है ये आपका, ये रिएक्ट करते हो नाइट्रस ऑक्साइड से, NaNO2 आपका नाइट्रस एसिड है, फिर आपका ये NaNO2 और HCl बनता है जिससे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप लोग नेम रिएक्शन को कंप्लीटली अच्छे से देखिएगा। बी पार्ट में हमको बताना था कि जब आप एंजाइम को, कौन सा एंजाइम लगेगा जब आप ग्लूकोज से इथेनॉल बना रहे हो, तो आप ग्लूकोज से इथेनॉल बनाओगे, उसके लिए आपका लगेगा जाइमेज, और ये नेचुरल सोर्स होता है ईस्ट के लिए, ठीक है। बस यही बताना था आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके पार्ट में आप रिएक्शन करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि टर्शरी अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रही हूँ मैं। वाई डू टर्शरी अल्कोहल अंडरगो SN1? टर्शरी अल्कोहल SN1 क्यों करता है, प्राइमरी अल्कोहल SN2 क्यों करता है, एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जाम्पल से। तो देखिए SN1 में जो होता है टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा, इसकी डिग्री 3 to 1 होती है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। SN2 जैसे कि नाम है 2, तो लेकिन यहाँ पे जो होता है 1 2 3 होता है, यानी कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 3। तो हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है, ज़्यादा ये रिएक्शन क्यों करते हैं, है ना। फिर आपको इसके बी पार्ट में बनना है, 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं बेकेलाइट के, ठीक है। चलो सॉरी, इसको मैं स्क्रॉल करने लग जाती हूँ एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 9,
का बी पार्ट देखो। ओ शिट मैन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट ही करना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि क्यों टर्शरी अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म करता है। क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, वो मोर स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए मोर स्टेबल होता है। प्राइमरी अल्कोहल वाले SN2 इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि पूरे जो आपका कंपाउंड बन रहा है उसके चारों तरफ से घिरा होना, दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। तो कार्बन एटम की लेस होती है उनके पास, इसीलिए डायरेक्ट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है ना। स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम होती है SN1 में, ठीक। तो आप लोग स्टीरिक हिंड्रेंस वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो खुशी खुशी पैसे दे देगा सॉरी नंबर दे देगा, ठीक है। SN1 का एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप जब टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट कराते हो तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। SN2 यहाँ पे रिएक्शन शो करके दिखाना प्लीज़, ठीक है। आप लोग ट्राई मारना किस तरीके से करते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड को हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो मिथेनॉल बनाएगा, ठीक है। फिर आपको बेकेलाइट के यूजेस बताने हैं। बेकेलाइट, ओके। सो बेकेलाइट के 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, हैंडल्स बनाने में। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो कि पॉलीवुड लैमिनेट एडहेसिव्स बनाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में। आपको बताना है बेंजीन आपका एरोमेटिक नेचर होता है। क्यों 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 क्योंकि ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिसिटी क्या होता है जब आपका लेक्चर मैंने करा था। तो जब कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है तो बेंजीन आपका एरोमेटिक है। क्यों है? तो सबसे पहला वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, यानी सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, उसको अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड कहते हैं। और हकल्स रूल को फॉलो करता है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हकल्स रूल होता है। और n आपका इंटीजर होगा 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका इंटीजर्स होते हैं। तो जो इसको फॉलो करते हैं वो आपका एरोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए आपका बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक इन नेचर होता है। इसके सेकंड पार्ट पे आपको बताना है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करती है। तो पार्ट बी में चलते हैं। क्योंकि बेंजीन जो है, पार्ट बी नहीं है एक्चुअली, इसका सेकंड पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए करती है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेंजीन रिंग में, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि ससेप्टाइल बनाता है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को अटैक करने के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल आके ईजिली अटैक हो जाए क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इंटरमीडिएट जो बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय रेजोनेंस से, इसीलिए ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। पार्ट बी में इसको बताना है आपको बेंजीन जो है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चल के क्वेश्चन नंबर 10 का बी। काफ़ी कुछ समझाना है अभी। हाउ बेंजीन, किस तरीके से आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसिटोफिनॉन में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम चलेंगे पिंकी के पास, ठीक है। और फिर सेकंड में देखो यार, यहाँ पे आपको आयोपेक नेम लिखना है 11th के ए में, इनका आयोपेक नेम लिखना है। तो आयोपेक नेमिंग के लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले देखना होता है कौन सा ग्रुप कहाँ से ज्वाइन है। क्लोरो अगर ज्वाइन है वहाँ से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 यानी 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपीन, है ना। और यहाँ पे भी आप क्लोरीन पे करोगे 1, ये टर्शरी है, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शन करोगे। फिर आपको बताना है कि क्लोरोटोलिन जो होता है वो पैरा अमीनो और मेटा अमीनोटोलिन से रिएक्ट करा के सोडा अमाइड बनाता है। रो रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बस मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि आपको मैं ईजिली पिंकी से आंसर करा दूँ, ठीक है। सो पिंकी आ गई है, गेट बंद कर ले। पार्ट बी देखो क्या होता है, बेंजीन को आपको एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से होता है ऐसा। इस रिएक्शन में आप बेंजीन को ना रिएक्ट कराते हो किससे, एसिटाइल CH3COCl जिसे बोलते हो। तो आप बेंजीन बना लोगे, प्लस में लगा दोगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड आपका होता है कैटलिस्ट, दैट इज AlCl3। फिर आप क्या करोगे, उससे प्रोडक्ट बनाओगे ना बेंजीन के ऊपर COCH3। तो आप बेंजीन लिखोगे, ये बेंजीन है, उसके ऊपर COCH3, दैट इज दिस फॉर्मूला, दैट इज एसिटोफिनॉन। इस तरीके से आप रिएक्शन करना। 11th के ए में आपको आयोपेक नोमेनक्लेचर देना है। तो आप देखो यहाँ से हम रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो आप देखो 1 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। कॉमन नेम होगा एलाइल क्लोराइड। यहाँ पे देखो COCH3 इस तरीके से। आयोपेक इसका प्रोपेनॉन है, एसीटोन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब 11th के बी में देखना है आपको कि जो पैराक्लोरोटोलिन है, जब आप सोडामाइड से रिएक्शन कराते हो तो आपको पैरामीन मतलब सोडामाइड बनाता है। देख लेते हैं आपको। सो पैराक्लोरोटोलिन रिएक्ट्स विद सोडामीन टू गिव मिक्सचर ऑफ पैरामीन एंड अमीनोटोलिन ड्यू टू कार्बाइन इंटरमीडिएट की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है ना आपका कार्बाइन बनता है, तो वो कि आपका प्रोटोनोटिड होता है।
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको दी हुई है, तो रिएक्शन आपको लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका है, आप सोडाइमेट से रिएक्शन करा रहे हो, पैरा, और ये आपको मिलता है। इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बाइनाइन है, ये आपको दिखाना है। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब दो, एल्डोल कंडेंसेशन आपकी रिएक्शन होती है दो एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में। फिर आपके पास बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये मैंने आपको जो आपके लेक्चर्स में है ना उसको अच्छे से मैंने बता रखा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन वहाँ से जाके देख लेना आप लोग, शायद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सा पार्ट होगा तो एक बार करके देख लेना। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बाइनाइन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं और कीटोन लेते हैं। फिर आप अटैक कराओगे कार्बोनिल ग्रुप में, फिर अनदर मॉलिक्यूल से आपको बन जाएगा। ठीक है, नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी नेम रिएक्शंस करा रखी हैं। क्रोन ईथर सिंथेसिस होता है एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ पे मल्टीपल ईथर लिंकेज होती है। इसको हम लिगेंड्स की तरह यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस बना लेता है, ट्रांसफर कैटलिस्ट होता है। ठीक है, सेट्ज़र रूल की अगर मैं बात करूँ, सेट्ज़र रूल भी मैंने आपको कराया। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड देगा, वहाँ से आप हाइड्रोजन हैलाइड को एलिमिनेट करा देते हो। मेजर प्रोडक्ट जो होता है आपका एल्कीन होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स उससे अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, फिर 14 यार कंप्लीट हो जाएगा, 13 पे चलते हैं। देखो 13 में आपको बताना है हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिटेक्ट इन द लैब। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड कीटोन में प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा हाइड्रोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, तो फिर सी में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है और क्यों। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब इसके आंसर करेंगे हम 1-1 करके। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। रिएक्शन लिख देना यार, क्योंकि जिसने देखा है ना वो अच्छे से देख लेगा जो मेरे क्वेश्चन हैं, है ना। पार्ट 13, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लैब से कैसे डिटेक्ट करते हैं वो बताना है। तो आपके पास दो टेस्ट होते हैं, एक टॉलेंस टेस्ट होता है, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन फाइलिंग टेस्ट होता है। टॉलेंस टेस्ट के लिए जो रिएजेंट होता है उसको हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एक सिल्वर मिरर बना लेता है जब आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हो। ठीक है, सिल्वर मिरर अगर बन रहा है इसका मतलब वो एल्डिहाइड की प्रेजेंस है। फेलिंग सॉल्यूशन में आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लेते हो, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लेते हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। फिर एक क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेसिपिटेट बनता है जो कि बताएगा कि आपका एल्डिहाइड की प्रेजेंस है, नहीं है तो बताएगा कीटोन है, और अगर प्रेजेंस होगी क्यूप्रस ऑक्साइड की, प्रेसिपिटेशन मिलेगा तो बता देगा कि आपका एल्डिहाइड है। ओके, पार्ट बी में आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, हाइड्रोफोम टेस्ट देगा। तो यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड दिया हुआ है, एक ये अल्कोहल है और एक ये है और एक ये है। ठीक है, इथर वगैरह। हाइड्रोफोम टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो ऐसे कंपाउंड का जिनके पास CH3CO ग्रुप हो। ठीक है, कैसा ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप हो। अब आपको इन तीनों में से देखना है कि CH3CO ग्रुप किसके पास, CH3CO इसके पास है, CH3 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, तो ये आपका हाइड्रोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, पार्ट सी में आपको बताना है कि आपका कौन सा मोस्ट एसिडिक था। तो आपका NO2 जो लगा हुआ है ना बेंजीन पे, वो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होता है जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। नाइट्रो ग्रुप है वो आपका, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, इनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए होता है। ठीक है, विच मेक्स द OH बॉन्ड मोर पोलर बनाता है और फिर आप इजीली उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका दोबारा से NO2 हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने के लिए। ठीक है, 14 पे आ जाते हैं। 14 क्या कहते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन, क्योंकि अब इससे ज़्यादा डिटेल में कैसे कराऊंगे, है ना, तो इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, बट आपको क्या करना है यार, सारी की सारी चीज़ें पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे, रिएक्शन लिखोगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है मैकेनिज्म जब आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन को तोड़ते हो। ठीक है, ए में बताना है। बी में आपको बताना है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते क्यों, एग्जाम्पल भी बताना है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट पार्ट है। देखो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो आपको देखो NO2 बनाना है, उसके लिए आपके पास बेंजीन, आप बेंजीन बना दोगे। देखो यार, जिसने लेक्चर अटेंड किया, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको सारी की चीज़ आती है। बेंजीन बना लोगे, बेंजीन को क्या हो गया, मेरी बेंजीन ऐसी है, बेंजीन बना लोगे, आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, यानी नाइट्रोबेंजीन के लिए NO2 जोड़ देना, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। बीच में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, यानी आपके रिएजेंट कौन से होंगे, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, बस ये आप लिख लोगे। उसके बाद डिटेल में आप लिख देना, जैसे कि यहाँ पे पिंकी ने लिखा है हमारी, द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक को सब्स्टिट्यूट कर देगा। मैकेनिज्म में स्टेप होंगे, पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, फिर बनाएगा NO2+, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल।
कब बनेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले आपका HNO3 H2SO4 से रिएक्ट करेगा, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक मतलब कि बन जाएगा, काम करेगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? नाइट्रोनियम आयन जो होगा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो जो हमने बेंजीन रिंग बनाई है ना, सेकेंड प्रोसेस में वो NO2+ जो होगा वो जाके उस पर अटैक करेगा, फिर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बना लेगा। यानी आपको सिर्फ सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कि NO2+ इस तरीके से आप दिखाओगे, दैट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन को लॉस करेगा। जो आपको प्लस दिख रहा है ना, वो प्रोटॉन को लॉस करेगा, ठीक है। फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन, द सिग्मा कॉम्प्लेक्स लूजेज अ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बन अटैच टू द नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। आपने नाइट्रो ग्रुप से अटैच किया, रिस्टोरिंग द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एंड फॉर्मिंग नाइट्रोबेंजीन। बस सिंपल, इस तरीके से आप दिखा दोगे, राइट। देन पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी क्या कहता है आपका कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने का रिएक्शन करते हैं आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन एटम की, उसकी इसकी वजह से आपका ये डेफिशिएंट है। दिस मेक इज ससेप्टाइबल टू अटैक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जो एटम होता है आपका कार्बोनिल कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से कराएंगे, फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, तो RCOH एल्डिहाइड, RMGX से कराओगे, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह हो रहा है और कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर रहा है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। कंप्लीट होता है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा पेपर, ठीक है। मैंने आपको दोनों पार्ट करा दिए हैं एक ही में, ठीक है। होपफुली आपके 55 मिनट, पूरा 1 घंटा लग चुका है, पर आपका पूरा पेपर हो गया। आप अच्छे से इसको कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर नहीं छोड़ना है यार। जो आपका पैटर्न है बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, पूरे अच्छे तरीके से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दी है। तो जैसे कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको संडे को कराऊंगी, तो आज संडे है तो मैंने आपका लेक्चर रिकॉर्ड किया, भले ही लेट है बट स्टिल संडे है आज, ठीक है। एंड मंडे जो है आपका फिजिक्स है, तो आई होपफुली यार बिल्कुल फिजिक्स भी मैं कराऊंगी, ठीक है। तो कल आपका मंडे है, कल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। देन जो जूलॉजी है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद हम जूलॉजी 133 स्टार्ट करेंगे। जो भी डिले हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ताकि अगर आपके डिटेल लेक्चर्स ना हो पाए तो मैं आपको एटलीस्ट PYQs का सीरीज़ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ वो करा के ही जाऊँ, ठीक है। कहीं भी जाऊँ, आपके इस बार दिसंबर में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। और इसके अलावा थोड़ा भाई हमें भी कमाने का मौका दीजिए, तो असाइनमेंट्स बनवा लीजिए यार। असाइनमेंट्स अगर किसी को बनवाने हैं तो भी मुझे बता दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम हैंडल पे आपको मैसेज करना है कि आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं। लीस्ट प्राइजेज होगा, बिल्कुल भी आपको लूटा नहीं जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके अलावा कोई अनदर भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए भी मुझे DM कर सकते हैं, लाइक जामिया के लिए, लाइक AMU के लिए, लाइक DU के लिए, CUET के लिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे आप DM कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इग्नू के लिए अगर आपको भी लाइक लाइव लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, लाइक गूगल मीट पे, तो उसके लिए भी आप मुझे DM कर सकते हैं। बट एक स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगी, 4-5 स्टूडेंट होंगे फॉर 1 सब्जेक्ट, तो मैं बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर आप पर करना है लाइक 1 शॉट्स करने हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है। यूट्यूब पे तो मेरी सीरीज़ चली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।